प्रैक्टिस एक्सरसाइज की आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, काश वो मेरा मतलब समझ पाता। काश वो मेरा मतलब समझ पाता। इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं? जरा सोचिए, मैं आपको 15 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं। चलिए अब बनाते हैं। काश, काश के लिए तो आप जानते हैं आई विश। आई विश वो मेरा मतलब समझ पाता, वो समझ पाता। यहां पर पाता आ गया। जब भी कोई व्यक्ति किसी काम को कर पाता, वो समझ पाता, वो जा पाता, वो खेल पाता, ऐसे में आप क्या यूज करते हैं? कुड। यहां पर सब्जेक्ट है वो, किसी लड़के की बात हो रही है, ही। यहां पर जो मेन वर्ब है सेंटेंस की वो है समझना। समझने को हम अंडरस्टैंड कहते हैं। तो वो समझ पाता, इसके लिए हम कहेंगे ही कुड अंडरस्टैंड मेरा मतलब। अब मेरा मतलब को क्या कहें? मेरा के लिए माई, मतलब के लिए मीन। आई विश ही कुड अंडरस्टैंड माई मीन। पर ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है? ऐसा आप कभी किसी को सुनते हैं बोलते हुए? कहीं आपने लिखा हुआ देखा है? ऐसा नहीं देखा है। तो माई मीन की जगह पर किस तरह से बोलते हैं इंग्लिश नेटिव, ये हमें समझना है। वो कैसे बोलते हैं? व्हाट आई मेंट। व्हाट का मतलब हो गया जो, आई मेंट का मतलब हो गया मेरा मतलब था। मतलब था बोला, इसीलिए पास्ट में बात हुई तो मीन की सेकंड फॉर्म मेंट का यूज किया गया। तो सही मायने में ये जो पूरा सेंटेंस है ये इसी तरह से बनना चाहिए, आई विश ही कुड अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट। सेंटेंस है कौन जाता है। इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है। ये लेसन नंबर 10 ऑल टेंसेज इन इंग्लिश से लिया गया है। 15 सेकेंड स्टार्ट होते हैं आपके। यहां पर आप देखिए कौन जाता है। जब मैं आपसे ये पूछता हूं तो मान लीजिए आप कहें राम जाता है, या आप कहें रोहन जाता है, या आप कहें सलीम जाता है। यानी कि जो जाता है वो सब्जेक्ट होता है, क्योंकि जाने का काम सब्जेक्ट करता है। लेकिन सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया है कि कौन जाता है। ऐसे में सेंटेंस यूं तो प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि जाता है ताते ती के साथ है हूं। लेकिन सेंटेंस को बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अच्छा, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या कहता है? पहले WH फैमिली लगाइए, उसके बाद डू या डज का यूज करिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर इस तरह से मैं सेंटेंस को बनाने लगूंगा तो इस सेंटेंस को मैं कैसे बनाऊंगा? कौन जाता है, कौन को हम कहते हैं हु। यहां पर डू लगाऊं या डज लगाऊं ये डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है। अब कौन जाता है तो कोई एक व्यक्ति जाता होगा, तभी मैंने कहा कौन जाता है। अगर मैं पूछता कौन जाते हैं, इसका मतलब कुछ मेरे मन में भी है कि एक से ज्यादा लोग हैं। तो क्वेश्चन पूछने वाला अगर ये अज्यूम कर रहा है कि कोई एक व्यक्ति जाता है तो ऐसे में डज का यूज होगा सिंगुलर के साथ में, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहां पर है जाना, जाने को गो कहते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुछ नहीं है, तो सीधा सीधा ये सेंटेंस बन गया हु डज गो। लेकिन क्या आपने कभी किसी भी इंग्लिश नेटिव को इस सेंटेंस को इस तरह से बोलते देखा है, हु डज गो? ऐसा कभी आपने सुना है या कहीं लिखा देखा है आपने? नहीं, ये सेंटेंस ऐसे नहीं बनाया जाता। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जाता है, यहां पर पूछा गया है कौन जाता है, सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया है कि वो कौन है, ऐसे सेंटेंसेस को या तो अफर्मेटिव की तरह या फिर नेगेटिव की तरह बनाया जाता है। इंटेरोगेटिव रूल के हिसाब से नहीं बनाया जाता। अब आप देखिए इस सेंटेंस में कौन जाता है, अगर यहां पर नहीं होता कौन नहीं जाता है तब तो मैं इसे नेगेटिव के हिसाब से बनाता। लेकिन अभी ये कौन जाता है, तो मैं जरा इसे अफर्मेटिव की तरह बना के देखता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या ईएस का यूज किया जाता है। कब किया जाता है? जब आपका सब्जेक्ट होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो अब आप यहां पर देखिए, जब मैं इसे अफर्मेटिव की तरह बनाना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे लिखना होगा सब्जेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया है, और उसके लिए जो प्रोनाउन यूज किया गया है वो है कौन। कौन यानी कि हु। तो यहां पर सब्जेक्ट की जगह पे तो आ गया हु। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
जाना, जाने को गो कहते हैं। अब चूंकि एक व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है कौन जाता है, तो यहां पर गो के साथ में क्या लग जाएगा, ES, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्वेश्चन मार्क क्यों लगा, क्योंकि ये प्रश्न है, हु गोज, कौन जाता है। इस तरह से आपने सेंटेंस देखा होगा, लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा हु डज गो। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें एकदम समझ में नहीं आती जब हम किसी टेंस के रूल्स को देखते हैं, क्योंकि कई एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। मैं डॉक्टर बन चुका होता, मैं डॉक्टर बन चुका होता। इस सेंटेंस को आप बनाइए। 15 सेकेंड्स का आपका टाइम शुरू होता है। यहां पर आ रहा है चुका होता, चुका होता, चुकी होती, चुके होते, लिया होता, दिया होता, ली होती, दी होती, की होती। किसी भी काम को अगर मैं कर चुका होता, ऐसे में वुड हैव का यूज करते हैं। मैं डॉक्टर बन चुका होता यानी कि सब्जेक्ट हूं मैं, आई वुड हैव। उसके बाद आएगी सेंटेंस की मेन वर्ब। मेन वर्ब है बनना। बनने को क्या कहते हैं, सोचिए, बिकम। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या आया, डॉक्टर, अ डॉक्टर। आई वुड हैव बिकम अ डॉक्टर। नेक्स्ट, अगर आप बर्फ को गर्म करोगे वो पिघल जाएगी। अगर आप बर्फ को गर्म करोगे तो वो पिघल जाएगी। यहां पर देखिए, अगर आप बर्फ को गर्म करोगे, गागेगी आ गया, तो वो पिघल जाएगी, गागेगी आ गया। तो कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, किस तरह से बनाएंगे, अगर के लिए आप कह देंगे इफ आप बर्फ को गर्म करोगे, यू विल हीट आइस, तो वो पिघल जाएगी। तो के लिए देन, वो पिघल जाएगी, पिघलने को मेल्ट कहते हैं। गागेगी आ रहा है, फ्यूचर का मान लिया, इट विल मेल्ट। यहां पर आप इट कह दें चाहे दैट कह दें, सेंस बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन इस सेंटेंस में एक मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि जब भी आप कभी इफ का क्लॉज देखें, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि इफ का पूरा क्लॉज क्या है, इफ यू विल हीट आइस। ऐसे में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो इफ का क्लॉज है, अगर उस क्लॉज से आगे वाला क्लॉज ऑलरेडी विल के साथ बन रहा है, यानी कि फ्यूचर में बात हो रही है, तो जो इफ के साथ वाला क्लॉज है उसमें विल का यूज आप नहीं करेंगे, बल्कि उसको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की तरह आप बनाएंगे। इफ यू हीट आइस। हिंदी में तो मैंने ऐसे ही कहा कि अगर आप बर्फ को गर्म करोगे, लेकिन जब इंग्लिश में बनाएंगे तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की तरह बनाएंगे इफ वाले क्लॉज को। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 का सेंटेंस है, और ऐसे सेंटेंसेस में जो पहला क्लॉज है इफ वाला, वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की तरह, और जो दूसरा वाला क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरह बनता है। नेक्स्ट, मुझे 2 घंटे लगे। ऐसा सेंटेंस बोलने की जरूरत आपको पड़ती है। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि आपको ऑफिस जाने में उस दिन कितने घंटे लगे, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, तो आप कह सकते हैं मुझे 2 घंटे लगे। इस बात को इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, 15 सेकेंड्स में सोचिए। इस सेंटेंस को बनाने के 3 तरीके हो सकते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। अगर आपने इट की वीडियो देखी है तो आपको ये पता होगा कि जब भी ऐसा सेंटेंस आए जहां पर समय लगना की बात हो, जैसे यहां पर 2 घंटे लगे, 2 घंटे लगते हैं, 2 दिन लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट में इट और मेन वर्ब में टेक का यूज किया जा सकता है। तो अगर मैं इट और टेक के साथ इस सेंटेंस को बनाऊं तो पहले मैं ये समझ लेता हूं कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों है, मुझे 2 घंटे लगे, लगे, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, ये सेंटेंस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इस तरह के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद बाकी का ऑब्जेक्टिव पार्ट। अगर मैं सब्जेक्ट में इट ले लूं और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैंने बताया आपको मेन वर्ब क्या है, टेक, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, इट टुक। ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है 2 घंटे, 2 आवर्स, किसे लगे, मुझे लगे, टू
मी, इट टुक 2 hours टू मी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहां पर आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है 2 hours टू मी, तो अगर मैं पहले मी को ले आऊं तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ गया मी 2 hours, इट टुक मी 2 hours। तो ये दो तरीके तो क्लियरली हो सकते हैं। अब एक तीसरा तरीका देखिए, मुझे 2 घंटे लगे, यानी कि सब्जेक्ट कौन है जिसने समय लिया, किसने लिया समय, मैंने लिया, तो सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई, और समय लगना यानी कि समय लेना, भाई 2 घंटे लगे यानी 2 घंटे लिए मैंने वहां पहुंचने में। आई टुक मैंने लिए, और ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या आएगा, 2 घंटे, 2 hours। तो ये तीसरा तरीका भी सही है। तो आपने देखा अलग अलग तरीकों से, इट टुक 2 hours टू मी, इट टुक मी 2 hours, या फिर आई टुक 2 hours। तीनों तरीके से हम सेंटेंस को बना पा रहे हैं। नेक्स्ट, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है। मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है। सोचिए कैसे बनाएंगे। यहां पर आप देख रहे हैं मेरा नाम, माय नेम, तुम्हारा नाम, योर नेम, लिस्ट में, इन द लिस्ट। ये सब चीजें तो बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि ऊपर के लिए मैं क्या कहूं, अबव कह दूं, अप कह दूं, ऑन कह दूं, अपॉन कह दूं, ऑन टू कह दूं, ओवर कह दूं, मैं क्या कहूं। तो ये बात मैंने आपको प्रेपोजिशंस के वीडियो में समझाई है कि जब भी किसी का नाम या कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस किसी सेंटेंस के ऊपर है, किसी बुक में, किसी लिस्ट में, कहीं पे भी, ऐसे में आपको यूज करना होता है above। My name is above your name in the list। My name is above your name in the list। Next, संजना के बगल में कोई नहीं था। संजना के बगल में कोई नहीं था। बनाइए इस सेंटेंस को। इस सेंटेंस को बनाने के भी 2 तरीके हो सकते हैं, कोई नहीं, नो वन, था, वॉज, संजना के बगल में। बगल में को हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट टू कह सकते हैं, बिसाइड कह सकते हैं, या फिर एडजेसेंट कह सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहां पर नेक्स्ट टू कह देता हूं, नेक्स्ट टू संजना। नोबडी वॉज नेक्स्ट टू संजना। ऐसा कहने से ये सेंटेंस क्लियर है, दूसरे व्यक्ति को समझ में भी आ जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस को एडवांस लेवल पे, थोड़ा एडवांस इंग्लिश में, या इंग्लिश नेटिव कैसे बोलते हैं, वो यहां पर या तो देयर का यूज कर देंगे, नोबडी वॉज देयर नेक्स्ट टू संजना। अब देखिए देयर का मतलब जनरली हम सब जानते हैं वहां, यहां पर कहीं वहां नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी देयर का यूज हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देयर के वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया था, जो अगर आपको याद हो तो आप इस सेंटेंस को देयर के साथ पहले बना के देखिए। मान लीजिए सेंटेंस होता कोई नहीं था, बस इतना, सिर्फ इतना, कोई नहीं था। तो कोई नहीं, इसको तो हम नो वन कहते हैं। अगर मैं मान लूं कि नो वन यहां पर सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं, तो मेरा सेंटेंस तो सिर्फ इतना हो जाएगा, नो वन वॉज। लेकिन इंग्लिश नेटिव क्या करते हैं, यहां पर जब वो देखते हैं कि ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है, तो वो देयर का यूज कर लेते हैं, नो वन वॉज देयर। या फिर वो क्या करते हैं, नो वन को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और देयर को सब्जेक्ट बना देते हैं, कह देते हैं देयर वॉज नो वन। तो कोई नहीं था, सिर्फ इतनी बात अगर कहनी हो तो देयर वाज नो वन या नो वन वाज देयर। इन 2 तरीकों से वो बोलते हैं। अब अगर मैं इसके साथ ऐड कर दूं संजना के बगल में, तो नेक्स्ट टू संजना। ऐसे में ये 2 सेंटेंस क्या बन गए, नो वन वाज देयर नेक्स्ट टू संजना, या देयर वाज नो वन नेक्स्ट टू संजना। तो आपने देखा यहां पर 3 अलग अलग तरीकों से सेंटेंस को बनाया गया, लेकिन देयर के साथ जो 2 सेंटेंसेस बनाए गए, इसी तरह से इंग्लिश नेटिव भी बोलते हैं। नेक्स्ट, आपके सामने एक सेंटेंस है वर्क हार्ड। इसका मतलब होता है मेहनत करो। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इस तरह के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो हमें सबसे पहले यह समझना है कि सेंटेंस है कैसा। यह सेंटेंस एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञासूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें या तो कोई ऑर्डर दिया गया हो, या कोई रिक्वेस्ट की गई हो, या कोई एडवाइस दी गई हो। इस सेंटेंस में तीनों में से कुछ भी हो सकता है।
तो ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं? यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, या यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्क हार्ड, या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू वर्क हार्ड। ऑर्डर्ड की जगह पर इंस्ट्रक्टेड भी कह सकते हैं, यू आर इंस्ट्रक्टेड टू वर्क हार्ड। ये बात आप तभी समझ सकते हैं जब आपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाने सीखे हों। फिलहाल आज तो प्रैक्टिस हो रही है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा। एनीवे, मूव करते हैं नेक्स्ट। ही इज ....M.Tech इन इलेक्ट्रॉनिक्स। सोचिए यहां पर ए आएगा या एन आएगा M.Tech से पहले। आप तो जानते हैं कि ए कब आता है? जब भी नेक्स्ट वर्ड की शुरुआत किसी कॉन्सोनेंट साउंड से हो। और एन कब आता है? जब भी नेक्स्ट वर्ड की शुरुआत किसी वोवल साउंड से हो। तो यहां पर अगर आप देखें M.Tech, तो एम, ए, सबसे पहले क्या आया? ए। जब ए आया तो ये कैसा साउंड है? ये तो वोवल साउंड है। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, आहा, ये सब क्या है? वोवल साउंड है। M.Tech कहने पे ए से शुरुआत हुआ, इसलिए चूंकि वोवल साउंड से शुरू हो रहा है, इससे पहले क्या आएगा? एन। ही इज एन M.Tech इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इसीलिए आपने कभी देखा होगा NMLA, NMP, NIAS, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा NDSP, NCDS। ऐसा क्यों? क्योंकि DSP जब आप बोलते हैं तो बोलते वक्त ड की ध्वनि पहले आती है, CDS में स की ध्वनि पहले आती है। वहां पर किसी वोवल यानी स्वर की ध्वनि थोड़ी आती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक सेंटेंस है, मैं 5 साल दिल्ली रह चुका हूं। मैं 5 साल दिल्ली रह चुका हूं। इस सेंटेंस को कैसे बोलें? आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 5 years, या फिर आई हैव बीन टू दिल्ली फॉर 5 years। तो आई हैव बीन इन या आई हैव बीन टू। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने डाउट क्लियरिंग सेशन की एक वीडियो में आपको बीन इन और बीन टू इसका डिफरेंस बताया था। बीन इन को आप समझिए लिव्ड इन, और बीन टू को आप समझिए गॉन टू। यानी जहां पर आप रह चुके हैं, रहने की बात हो, वहां बीन इन, और जहां आप जा चुके हैं यानी कि विजिट कर चुके हैं उस जगह को, वहां पर बीन टू। तो मैंने इस सेंटेंस में क्या बोला? मैं 5 साल दिल्ली रह चुका हूं, यानी रहने की बात हो रही है। रहने की बात हो रही है तो जैसे लिव्ड इन आप कह सकते हैं, उसी तरह से आप लिव्ड की जगह बीन कह सकते हैं। तो यहां पर क्या आएगा? बीन इन। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 5 years। प्रैक्टिस एक्सरसाइज की आज की इस वीडियो में लिए गए सभी सेंटेंसेस मेरी प्रैक्टिस एक्सरसाइज बुक से लिए गए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।